सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री में 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के पीरियड को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। ये वह समय था जब यूरोप के लोग, खासकर पुर्तगाल, स्पेन और इटली के लोगों ने वहां के राजाओं के समर्थन से अनजान समुद्रों की रोमांचक यात्राएं करके नए नए इलाकों की खोज की। इन खोजों ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। इसी एज ऑफ डिस्कवरी का सबसे बड़ा इवेंट क्रिस्टोफर कोलंबस की ट्रांस अटलांटिक यात्रा थी। 1492 में कोलंबस अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर एक्सीडेंटली आज के अमेरिका पहुंचा। उस वक्त माना जाता था कि दुनिया में सिर्फ 3 ही कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। कोलंबस असल में इंडिया के लिए एक सी रूट खोजने निकला था, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका की इस खोज ने दुनिया के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। आज की वीडियो में हम कोलंबस की इसी रोमांचक यात्रा के बारे में जानेंगे कि कोलंबस कौन था और उसने अमेरिका की खोज कैसे की, और हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका की इस खोज से दुनिया के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। कोलंबस की अर्ली लाइफ के बारे में इतिहासकारों को ज्यादा जानकारी नहीं है। कोलंबस के जन्म को लेकर भी इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कोलंबस का जन्म 1436 में हुआ था, जबकि कुछ दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि कोलंबस 1455 में पैदा हुआ था। हालांकि ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक कोलंबस का जन्म 1451 में हुआ था। लेकिन कोलंबस के जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में कोई विवाद नहीं है। लगभग सभी इतिहासकार मानते हैं कि उसका जन्म इटली के कोस्टल टाउन जेनेवा में हुआ था। कोलंबस की मां का नाम सुजेना फोंटानरोजा और उसके पिता का नाम डोमिनिको कोलंबो था। कोलंबस अपने परिवार में 5 बच्चों में सबसे बड़ा था। कोलंबस का असली नाम क्रिस्टोफर कोलंबो था। कोलंबस असल में कोलंबो की इंग्लिश डेरिवेशन है। कोलंबस का पिता डोमिनिको पेशे से एक बुनकर था। बाद में उसने एक पनीर की दुकान भी खोली, जहां पर कोलंबस बचपन में काम करता था। डोमिनिको को समुद्री यात्राओं का बहुत शौक था। पिता के इसी प्रभाव के चलते कोलंबस बचपन से ही समुद्री यात्राएं करना चाहता था। वो अक्सर खुले समंदर में एक नाविक बनकर घूमने के सपने देखता था। कहा जाता है कि वो बचपन में जिनेवा के तट पर घूमता रहता और नाविकों को देखकर उनके जैसा बनने का सपना देखता। कोलंबस की कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई थी। माना जाता है जब वो 20 साल की उम्र में घर छोड़ के नाविक बनने के लिए निकला, तब वो बिल्कुल अनपढ़ था। लेकिन कोलंबस ने अपनी पढ़ाई लिखाई की कमियों को इटालियन, स्पेनिश, पोर्टुगीज जैसी भाषाएं सीख के पूरा किया, और जब वो 1492 में अपनी यात्रा पर निकला तब तक उसने पढ़ना लिखना भी सीख लिया था। उसके बाद वो तमाम उम्र पढ़ता रहा। उसने अपने वक्त की मशहूर किताबें जैसे कि वर्क्स ऑफ टॉलेमी, पियरे डी एले की इमागो मुंडी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री और मार्को पोलो के ट्रेवलॉग्स को भी पढ़ा। हिस्टोरियन एडमंड मॉर्गन के अनुसार कोलंबस कोई विद्वान तो नहीं था, लेकिन उसने कई किताबें पढ़ी थी जिनसे उसने बहुत कुछ सीखा था। कोलंबस 1476 तक जेनेवा में ही रहा। इस दौरान उसको एक मर्चेंट शिप पर काम मिल गया। वो अपनी नौकरी से बहुत खुश था। लेकिन उसी साल जब उसकी शिप समुद्र में सेल कर रही थी तो उन पर पायरेट्स ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी शिप डूब गई। लेकिन कोलंबस इस हमले से किसी तरह से बच निकला। वो एक लकड़ी के सहारे तैरते हुए पुर्तगाल के तट पर पहुंचा। वहां से वो पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन चला गया, जहां पर उसका भाई बार्थोलोमेव मैप मेकिंग की एक वर्कशॉप चलाता था। लिस्बन में भाई के पास रहते हुए कोलंबस ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के हुनर सीखे। कोलंबस 1478 में एक बिजनेस ट्रिप पर पुर्तगाल के मडियरा चला जाता है, जहां पर उसने फिलिपा मोनेज नाम की एक लड़की से शादी कर ली, और फिर अगले साल 1479 में दोनों का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम डिएगो कोलंबस रखा गया। लेकिन कुछ वक्त बाद फिलिपा बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। कोलंबस 1485 में स्पेन चला गया। वहां उसने एक अनाथ लड़की बीट्रेज डी अराना के साथ दूसरी शादी की। बीट्रेज से कोलंबस का दूसरा बेटा फर्नांडो कोलंबस पैदा हुआ। ये वो वक्त था जब यूरोपियन लोग एशिया के लिए एक समुद्री रास्ता तलाश कर रहे थे। 15वीं शताब्दी के अंत पर यूरोपियन लोगों के लिए जमीनी रास्ते से एशिया तक पहुंचना लगभग नामुमकिन बन गया था। 1453 में ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बिजेंटाइन एम्पायर के ऑटोमन एम्पायर के हाथों हार की वजह से सिल्क रूट, जहां से यूरोपियंस इंडिया और चाइना के साथ व्यापार करते थे, वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में आ गया था। ऑटोमन रूलर्स यूरोपियन व्यापारियों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने लगे। यूरोपियन व्यापारियों के लिए इन इलाकों से गुजरना अब सुरक्षित नहीं था। इससे व्यापार में बहुत गिरावट आ गई। यूरोप के लोग एशिया के इलाकों के साथ व्यापार करके जो कमाई करते थे, उसमें भी गिरावट आ गई। एशिया से जो कपड़े, मसाले और बाकी सामान यूरोप जाता था, जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, उसमें भी बहुत गिरावट देखने को मिली। यूरोप के लोग चूंकि जमीन वाले रास्ते से एशिया तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो एक सी रूट की तलाश करने लगे, ताकि वो समुद्री रास्ते से डायरेक्ट एशिया तक पहुंचकर व्यापार कर सके।
यही कारण था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के शासकों के समर्थन से कई एक्सप्लोरर्स अनजान समुद्रों में एशिया के लिए एक समुद्री रास्ता खोजने के लिए निकल पड़े। इन समुद्री यात्राओं की शुरुआत पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने की। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका को एक्सप्लोर किया। पोर्टुगीज की एक्सप्लोरेशन अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द इन एक्सप्लोरर्स का मकसद ईस्ट की तरफ इंडिया के लिए एक सी रूट खोजना बन गया। इंडिया तक समंदर के जरिए पहुंचना यूरोपियंस के लिए एक सपना बन गया। पुर्तगाल और स्पेन के एक्सप्लोरर्स लगातार सीज और ओशंस को एक्सप्लोर कर रहे थे ताकि वो इंडिया तक पहुंच सके। इसी बैकग्राउंड में कोलंबस ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के लिए सी रूट खोजेगा। हालांकि बाकी सब लोग ईस्ट की तरफ से इंडिया के लिए सी रूट खोज रहे थे, कोलंबस ने डिसाइड किया कि वो वेस्ट की तरफ सेल करके इंडिया तक पहुंचेगा। कोलंबस के वक्त तक ये बात प्रूव हो चुकी थी कि दुनिया गोल है, तो कोलंबस को लगा कि अगर वो वेस्ट की तरफ सेल करेगा तब भी वो इंडिया तक पहुंच सकता है। कोलंबस मानता था कि अगर इंडिया तक का सी रूट मिल जाता है तो वहां से बाकी एशिया का भी एक्सेस मिल जाएगा। कोलंबस अपने प्लान को लेकर बहुत उत्साहित था। उसको पूरा यकीन था कि वो वेस्ट की ओर सेल करके कुछ ही दिनों में इंडिया तक पहुंच जाएगा। इसका कारण सिर्फ उसका जबरदस्त प्लान ही नहीं था, बल्कि कोलंबस को किसी भविष्य देखने वाले व्यक्ति ने बताया था कि इंडिया के लिए सी रूट खोजना उसके नसीब में लिखा हुआ है। कोलंबस के सुपरस्टिशियस होने की वजह से उसको पूरा भरोसा था कि वो इंडिया के लिए सी रूट खोजने वाला पहला व्यक्ति होगा। कोलंबस के पास जबरदस्त प्लान था और उसको अपने किस्मत पर भी भरोसा था, लेकिन कोलंबस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस यात्रा को फाइनेंस कर पाता। कोलंबस फाइनेंस के लिए 1484 में अपना प्लान लेकर पुर्तगाल के राजा जॉन पॉल II से मिलता है, लेकिन राजा ने अपने सलाहकारों के कहने पर कोलंबस के प्लान को ठुकरा दिया। राजा के सलाहकारों का मानना था कि कोलंबस ने यूरोप और एशिया के बीच की दूरी का गलत अंदाजा लगाया है। असल में कोलंबस के प्लान में यूरोप से एशिया तक की दूरी 2400 नॉटिकल माइल्स बताई गई थी, जो कि सलाहकारों को कम लगी। उनका मानना था कि एशिया यूरोप से ज्यादा दूर था, जबकि कोलंबस के अंदाजे के मुताबिक दुनिया बहुत छोटी थी और एशिया यूरोप के बहुत करीब था। 1488 में कोलंबस एक बार फिर पुर्तगाल के दरबार में अपना प्रस्ताव लेकर पहुंचता है, लेकिन कोलंबस को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। वो पुर्तगाल के राजा और उसके सलाहकारों को नहीं मना पाया। वेस्ट की ओर सेल करके एशिया पहुंचने का प्लान पुर्तगाल के राजा और उसके मंत्रियों को रास नहीं आ रहा था। 1488 में एक दूसरे पुर्तगीज एक्सप्लोरर बार्टोलोमेव डियाज ने ईस्ट की ओर सेल करके केप ऑफ गुड होप की सक्सेसफुल यात्रा करके यह संभावना जताई थी कि अफ्रीका को क्रॉस करके एशिया पहुंचा जा सकता है। तो पुर्तगाल के शासक और उसके मंत्री ईस्ट की तरफ होने वाली इन यात्राओं पर ज्यादा विश्वास जता रहे थे। कोलंबस पुर्तगीज शासकों के अविश्वास से परेशान होकर 1 मई 1488 को अपना प्लान लेकर स्पेन के दरबार पहुंचता है। उस वक्त स्पेन के ऊपर किंग फर्डिनांड II और क्वीन इजाबेला I का रूल हुआ करता था। कोलंबस ने अपना प्लान महारानी इजाबेला को सौंपा। इजाबेला ने कोलंबस का प्लान जांच के लिए एक कमेटी को दे दिया। उस कमेटी ने भी पुर्तगीज सलाहकारों की ही तरह कोलंबस के प्लान में वही गलती निकाली कि कोलंबस ने एशिया तक की दूरी का गलत अंदाजा लगाया है। कमेटी के रिजेक्शन के बावजूद कि कोलंबस का प्लान इम्प्रैक्टिकल है, फिर भी स्पेन के शासकों ने कोलंबस को कुछ पैसे दिए और इंतजार करने के लिए कहा। 1 साल बीतने के बाद स्पेनिश शासकों ने कोलंबस को कुछ और पैसे भेजे और उसको एक लेटर भी दिया, जिसके मुताबिक कोलंबस स्पेन के किसी भी शहर या कस्बे में मुफ्त में रह भी सकता था और खा भी सकता था। लेकिन कोलंबस की हताशा लगातार बढ़ रही थी। उसको अब लगने लगा था कि स्पेन के शासक भी उसे फाइनेंस नहीं करेंगे। कोलंबस ने अपने भाई बार्थोलोमेव को इंग्लैंड के लिए रवाना किया ताकि वो हेनरी VII, जो कि उस समय पे इंग्लैंड का शासक हुआ करता था, उससे मिलकर उसे कोलंबस का प्लान सुनाकर फाइनेंस हासिल कर सके। लेकिन बार्थोलोमेव को पायरेट्स ने रास्ते में ही पकड़ लिया और वो 1491 में जाकर कहीं इंग्लैंड पहुंचा। तब तक स्पेन के शासकों ने कोलंबस को कुछ और पैसे भेजे और उसको दोबारा बातचीत के लिए बुलाया। कोलंबस जनवरी 1492 में फिर से स्पेन के दरबार में हाजिर हुआ, लेकिन कोलंबस के प्लान को इजाबेला के सलाहकार हर्नांडो डी टालावेरा ने एक बार फिर से ये कहकर ठुकरा दिया कि वेस्ट से इंडिया तक पहुंचना नामुमकिन है। कोलंबस को समझ आ चुका था कि स्पेन से फाइनेंस मिलना मुश्किल है, इसीलिए वो फ्रांस जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी स्पेन के राजा फर्डिनांड ने अपना मन बदला और कोलंबस को फाइनेंस करने का फैसला किया। माना जाता है कि राजा के मन बदलने में राजा के एक क्लर्क लुइस सेंटेंजल का हाथ था। उसने पहले राजा को फिर महारानी इजाबेला को यह कहकर मना लिया कि अगर कोलंबस को फंड नहीं किया गया तो वो अपना प्लान लेकर कहीं और चला जाएगा। महारानी इजाबेला ने तुरंत अपने एक रॉयल गार्ड को कोलंबस को बुलाने के लिए भेजा। कोलंबस तब तक जहाज में सवार होकर फ्रांस के लिए रवाना हो चुका था। गार्ड ने जहाज को रुकवाकर कोलंबस को वापस राज दरबार लाया।
आखिरकार 17 अप्रैल 1492 में कोलंबस और स्पेन के शासकों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट को कैपिटुलेशंस ऑफ सांता फे के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार स्पेनिश शासकों ने कोलंबस को एडमिरल ऑफ ओशन सी का टाइटल दिया। कोलंबस से वादा किया गया कि वो जो भी नई जमीन खोजेगा उसको वहां का गवर्नर बना दिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कोलंबस को कहा गया कि वो जिन इलाकों की खोज करेगा वहां से जो भी दौलत आएगी उसका 10% हिस्सा कोलंबस और उसके वारिसों को मिलेगी। कोलंबस और उसके साथी 3 अगस्त 1492 की शाम को पालोस डे ला फ्रंटेरा नाम के बंदरगाह से अपनी पहली ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू करते हैं। कोलंबस 3 जहाजों के साथ इस यात्रा पर रवाना होता है। इनमें सबसे बड़ा जहाज सांता मारिया था, जिसकी कमान खुद कोलंबस के पास थी। दूसरे 2 जहाज छोटे कार्वल्स थे, जिनमें से एक का नाम नीना और दूसरे का नाम पिंटा था। कोलंबस के दल में कुल 86 से लेके 89 मेंबर्स थे। अपने सफर के दौरान कोलंबस और उसके क्रू को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोलंबस और उसके साथियों का पहला पड़ाव कैनरी आइलैंड्स था, लेकिन उससे पहले उनके जहाज पिंटा का रडर टूट गया। माना जाता है कि इस रडर को जहाज के ही कुछ नाविकों ने तोड़ दिया था, क्योंकि वो इस यात्रा से डरे हुए थे और वो वापस मुड़ना चाहते थे, लेकिन वो अपने मालिकों के दबाव के कारण इस यात्रा पर जाने के लिए मजबूर थे। कैनरी आइलैंड्स पहुंचकर सबसे पहले पिंटा के रडर को ठीक किया गया और फिर जरूरत का सामान लेकर वो आगे का सफर शुरू करते हैं। कई दिनों के लगातार सफर के बाद भी जब उनको कोई जमीन नहीं मिली तो क्रू मेंबर्स बेचैन होने लगे। माना जाता है कि कुछ क्रू मेंबर्स ने एक साजिश रची कि वो कोलंबस को जहाज से नीचे फेंक के वापस मुड़ेंगे, क्योंकि उनको कोलंबस पर से विश्वास उठ गया था। लेकिन 29 दिनों के सफर के बाद आखिरकार 7 अक्टूबर 1492 को क्रू को कुछ पक्षी दिखते हैं। कोलंबस ने तीनों जहाजों को कमांड दी कि वो इन पक्षियों के उड़ान वाले रास्ते को फॉलो करें। 4 दिन बाद 11 अक्टूबर को कोलंबस ने अपना रास्ता वेस्ट की तरफ चेंज किया। उसको यकीन था कि वो जमीन के काफी करीब पहुंच चुका है। उसी रात को करीब 10 बजे कोलंबस को एक रोशनी दिखती है। कोलंबस इस रोशनी के बारे में लिखते हुए कहता है कि उसे लगा कि मानो जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। 4 घंटे बाद पिंटा पर सवार एक नाविक जिसका नाम रोड्रिगो डी ट्रायाना था, उसको जमीन दिख जाती है। ट्रायाना इसकी खबर पिंटा के कैप्टन मार्टिन एलोंसो पिंजोन को देता है। पिंजोन नोमाड गन से गोली चलाकर कोलंबस को इशारा करता है। तीनों जहाजों के क्रू मेंबर जमीन को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। हालांकि बाद में कोलंबस ने दावा किया था कि जमीन सबसे पहले उसको दिखी थी, क्योंकि स्पेन के शासकों ने जमीन देखने वाले व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की थी और कोलंबस ने इनाम के लालच में ट्रायाना को धोखा देकर इनाम की रकम हासिल की। कोलंबस का क्रू 12 अक्टूबर की सुबह जमीन पर उतरता है और इस जगह को आज सैन साल्वाडोर कहा जाता है। ये नाम इस इलाके को कोलंबस ने ही दिया था। असल में इस इलाके का असली नाम गुआनाहानी था। कोलंबस और उसके क्रू को वहां पर लुकायन, टाइनो और अरावाक लोग मिलते हैं। कोलंबस इन लोगों को इंडोस कहकर पुकारता है, क्योंकि उसको लगा था कि वो इंडिया पहुंच गया और ये लोग इंडियंस हैं। असल में वो इंडिया नहीं बल्कि आज के कैरेबियन आइलैंड्स के बहामास वाले इलाके में पहुंचा था। उसकी इसी गलती की वजह से आज भी कैरेबियन के इलाके को वेस्ट इंडीज कहा जाता है और अमेरिका के नेटिव लोगों को इंडियंस। कोलंबस अपने रिकॉर्ड्स में इन लोगों के बारे में लिखते हुए कहता है कि मैंने इन लोगों की बॉडी पर चोट के निशान देखे, फिर मैंने इशारों में इन लोगों से जानने की कोशिश की कि तुम्हें ये चोट के निशान कैसे लगे हैं। इन लोगों ने मुझे बताया कि पास के आइलैंड्स के लोगों ने हमको पकड़कर गुलाम बनाने की कोशिश की, उसी लड़ाई में हमको ये चोटें लगी है। कोलंबस लिखता है कि उसने देखा कि ये लोग हमारे हर एक हुक्म को मान रहे हैं। हमको लगा कि इनको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। वो अपने रिकॉर्ड्स में लिखता है कि मैंने फैसला किया कि मैं इनमें से कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ स्पेन लेकर जाऊंगा, ताकि वहां उनको स्पेनिश भाषा सिखाकर ट्रांसलेटर्स की तरह यूज किया जा सके। कोलंबस और उनके साथियों की नजर इन लोगों के सोने के घेनों पर पड़ी। कोलंबस कुछ नेटिव अरावाक्स को बंधक बना लेता है और उनको कहता है कि हमको वो जगह दिखाओ जहां से तुमको ये सोना मिला है। कोलंबस देखता है कि इन लोकल लोगों के पास ना तो लड़ने की काबिलियत है और ना ही इनके पास कोई अच्छे हथियार हैं। इनके इलाके पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। कोलंबस लोकल लोगों को बिना बताए ही खुद को इस इलाके का गवर्नर घोषित करता है और इस इलाके को स्पेन के राजा के नाम कर देता है। यहीं से अमेरिका के कॉलोनाइजेशन की कहानी शुरू होती है। कोलंबस और उसके साथी लोकल लोगों की मदद से क्यूबा के कोस्ट को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। फिर वो वहां से नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ हिस्पानियोला, जिसे आज हाइटी कहा जाता है, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। 25 दिसंबर 1492 को क्रिसमस के दिन उनकी शिप सांता मारिया एक हादसे का शिकार हो जाती है। कोलंबस का दल शिप को छोड़कर आगे बढ़ता है। हाइटी में उनका स्वागत एक लोकल चीफ गुआकन नागरी करता है। कोलंबस अपने कुछ साथियों को लोकल चीफ की परमिशन से वहीं रुकने के लिए कहता है और इस तरह से स्पेन की पहली ओवरसीज सेटलमेंट ला नविदाद हाइटी में बनती है।
13 जनवरी 1493 को कोलंबस और उसके साथी बे ऑफ रिंकॉन पहुंचते हैं। वहां उनका स्वागत तीरों से किया जाता है। वहां का कबीला सिगायोस कोलंबस के साथियों से ट्रेड करने से मना करता है और उन पर तीरों से हमला करता है। कोलंबस के लोकल गाइड्स ने उसको बताया कि यहाँ से आगे कैरिब्स का इलाका है जहां जाना खतरनाक होगा। कोलंबस को बताया जाता है कि कैरिब्स खूंखार आदमखोर लोगों का कबीला है और इस तरह से कोलंबस का पहला अभियान खत्म हो जाता है। 16 जनवरी 1493 को कोलंबस और उसका क्रू स्पेन के लिए अपनी वापसी का सफर शुरू करता है। सांता मारिया को हादसे में गंवाने के बाद वापसी के इस सफर में उनके पास 2 ही जहाज बचे थे। कोलंबस और उसके साथियों के लिए वापसी का सफर बहुत मुश्किल साबित होता है। रास्ते में कई बार उनका सामना तूफान से होता है और वो कई बार रास्ते से भी भटक जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से आखिरकार 15 मार्च 1493 को स्पेन वापस पहुंच जाते हैं। वापस लौटते ही कोलंबस स्पेन के राजा और रानी से मिलता है और उनको दिखाता है कि वो अपने साथ क्या लाया है। वो सोने के टुकड़े, मोती, सोने के जेवर, कुछ अनोखे फूल, हैमक और कुछ नेटिव लोग दरबार में पेश करता है। दरबारियों को लगा था कि कोलंबस इंडिया से अपने साथ मसाले जैसे कि काली मिर्च वगैरह ऐसा कुछ लेके आएगा, लेकिन कोलंबस ने ऐसा कुछ भी नहीं लाया था क्योंकि कोलंबस इंडिया पहुंचा ही नहीं था। फिर भी कोलंबस ने स्पेन के दरबार में जो अपना लेटर सौंपा उसमें उसने लिखा कि वो एशिया पहुंचा था और उसने इंडिया के लिए सी रूट की खोज कर ली है। इसके बाद कोलंबस ने इस इलाके की 3 और यात्राएं की और वो हर बार यही दावा करता रहा कि उसने इंडिया के लिए सी रूट की खोज कर ली है और ये इलाका इंडिया है। एक्चुअली कोलंबस अमेरिकाज के पास कैरेबियन आइलैंड्स पहुंचा था। चूंकि उस वक्त यूरोपियन लोगों को अमेरिकाज की जानकारी न होने की वजह से पहले यही लगा कि कोलंबस ने सच में इंडिया के लिए सी रूट खोज लिया है, लेकिन बाद में एक दूसरे एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पूची ने 1501 में इस बात का खुलासा किया कि कोलंबस जिस इलाके को इंडिया बोल रहा है वो इंडिया नहीं है, बल्कि वो एशिया का पार्ट ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही एक नई दुनिया है। माना जाता है कि 1507 में एक जर्मन मैप मेकर मार्टिन वाल्ड सी मूलर ने अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इस इलाके को अमेरिका नाम दिया था। कोलंबस ने अटलांटिक पार करके अमेरिका तक पहुंचने की ये जो उपलब्धि हासिल की, ये अमेरिका के लोगों के लिए तबाही लेकर आई। कोलंबस के बाद स्पेनिश एक्सप्लोरर्स और स्पेनिश सेना ने इस इलाके को एक्सप्लोर किया। बाद में 16वीं सदी के दौरान स्पेनिश और पोर्टुगीज लोगों ने सेंट्रल और साउथ अमेरिका को इन्वेड किया और वहां की ज्यादातर लोकल पॉपुलेशन को मारकर जमीनों पर कब्जा करके वहां अपनी सेटलमेंट्स बसाई। कोलंबस के बाद अमेरिकाज का क्या हुआ, इसकी कहानी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।